जी हां दोस्तों, इजराइल पर पहली बार ईरान ने किया फतेह। मिसाइल की ऐसी बारिश कि हार के कगार पर पहुंच गया इजराइल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई अब उस स्टेज पर जा रही है जहां पर तीसरा विश्व युद्ध होना लगभग तय माना जा रहा है? आखिर पहली बार फतेह मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर जिस अंदाज में हमला किया, उसके मायने क्या हैं? क्या ईरान के मुकाबले अब इजराइल भी ईरान पर उससे भयंकर हमला करने जा रहा है? क्या ईरान के हमलों को रोकने की क्षमता अब इजराइल के पास में कमजोर होती जा रही है? और जिस अंदाज में ईरान इजराइल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है, क्या अब वाकई हार के कगार पर इजराइल पहुंच गया और वो सीजफायर चाहता है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने बीती रात इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद से ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि जिस अंदाज में फतेह मिसाइल से हमला इजराइल पर किया गया है, जाहिर तौर पर उसे इजराइल रोकने में सक्षम नहीं है। और यह पहली बार है जब इस जंग में फतेह बम का इस्तेमाल किया गया। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी कि ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इससे इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, इसकी फिलहाल सूचना उस स्तर पर नहीं आ सकी जैसी आनी चाहिए। इस बीच में वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार इजराइल भी अटैक कर रहा है। ईरान की सरकार ने अब तक मौतों की पूरी जानकारी साझा फिलहाल नहीं की। आखिरी बार ईरान ने सोमवार को हताहतों की जानकारी शेयर की थी। सरकार के मुताबिक उस लड़ाई में उस वक्त 224 ईरानी मारे गए थे, जबकि 1277 घायल हुए थे। दोस्तों, इस बीच में ईरान के साथ में बढ़ते हुए संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो गई, जिससे इजरायली विदेश में फंसे रह गए। अब पहली उड़ान जो कि इन फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए भेजी गई थी, वो तेल अवीव के पास में बने कोरियन एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई। विमान साइप्रस के लारनका शहर से इजरायली नागरिकों को लेकर के आई थी। दोस्तों, अब हालात ये हैं कि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के पास में साधनों की कमी बताई जा रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास में है, वो उतना सक्षम नहीं रहा जो पूर्ण रूप से ईरान को हमलों को रोक सके। कहा यह जा रहा है कि इजराइल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। यह इंटरसेप्टर ईरान जैसी जगहों से आने वाली लंबी दूरों की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए अहम माने जाते हैं। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अमेरिका को इस समय की जानकारी कई महीनों से थी। अब वो इजराइल की रक्षा के लिए जमीन, समंदर, हवा में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। दोस्तों, मगर क्या अमेरिका इजराइल की रक्षा उस स्तर पर कर पाएगा जिस स्तर पर इजराइल उम्मीद पाले हुए बैठा था? जिस तरीके से इजराइल ये सोच रहा था कि ईरान और इजराइल के बीच के संघर्ष में अमेरिका कूदेगा, और अगर अमेरिका कूदता है तो दूसरे वो पश्चिमी देश इस लड़ाई में कूदेंगे ईरान के खिलाफ। मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके खिलाफ में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब करीब 20 से 22 देश ईरान के साथ खड़े होते हुए नजर आए। दोस्तों, अमेरिका इजराइल के साथ में मिलकर ईरान पर हमला करेगा या नहीं, इस पर अभी तक ट्रंप चुप्पी साधे हैं, कोई फैसला नहीं लिया। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इसकी जानकारी दी। ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के बीच में एक अहम बैठक हुई कुछ घंटे पहले, जिसमें यह चर्चा हुई, और रिपोर्ट्स ये कहती है कि ट्रंप अभी भी इस उम्मीद में है कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है तो ईरान बातचीत की मेज पर लौटेगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा। मगर शायद ये अमेरिका की भी गलतफहमी है इजराइल के साथ साथ। तो दूसरी तरफ इजराइल ने दावा किया कि इजरायली सेना ने यह कहा कि उसने ईरान पर 50 फाइट जेट से हमला कर दिया। ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में 50 से ज्यादा फाइटर प्लेन के साथ में हमले किए गए, जिसका प्रभाव ईरान के ऊपर जबरदस्त तरीके से पड़ा है। यानी कि दोनों तरफ तबाही के मंजर एक जैसे हैं।
मगर जिस अंदाज में ईरान को लेकर के कहा जा रहा था कि इजराइल के सामने ईरान लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, मगर शुरुआती 5 से 6 दिनों के भीतर जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ ईरान ने न सिर्फ हुंकार भरी बल्कि इस जंग में बराबर का हमला किया, उससे ऐसा लगता है कि अब इजराइल घुटनों पर आता हुआ दिखेगा। ईरान में रात भर चले एक बड़े ऑपरेशन में जिस अंदाज में 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान इजराइल के हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए, कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें परमाणु हथियारों से जुड़ी एक फैक्ट्री, हथियार बनाने वाली कई जगहें शामिल रहीं, ऐसा कहा जा रहा है। सेना के मुताबिक तेहरान में जिस सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमला हुआ वो यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इजरायली सेना ने बताया कि जिन हथियार फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया वहां मिसाइलों और विमानों को गिराने वाले सिस्टम बनाए जा रहे थे। इन जगहों पर कच्चे माल और जरूरी उपकरण तैयार किए जा रहे थे। इजराइल की सेना ने इस ऑपरेशन में शामिल लड़ाकू विमान की उड़ान की फुटेज भी जारी की है, मगर इसकी पुष्टि फिलहाल ईरान ने नहीं की। खबरें ऐसी भी है कि अमेरिका एक टास्क फोर्स बना रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय पश्चिमी एशिया की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। अमेरिका ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जिसमें किसी भी अमेरिकी को ईरान की यात्रा नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजराइल और इराक की यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये टास्क फोर्स स्थिति बिगड़ने पर अमेरिकी राजनयिक कर्मचारियों, पश्चिमी एशिया के क्षेत्र के आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने की रणनीति पर काम करेगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक स्पष्ट किया गया कि विदेश नीति का कंट्रोल पूरी तरीके से व्हाइट हाउस और राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी से यह अपील की कि वो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए। वो कहते हैं कि हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं और अगर रहते वक्त में सही समय पर इस मौके पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर आने वाले वक्त में इसके नतीजे काफी भयंकर हो सकते हैं। यानी कि इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक अपील है और दूसरी चेतावनी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नतीजे इसके खतरनाक हो सकते हैं। इसका असर पूरे क्षेत्र पर, पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। वो कहते हैं कि टकराव को बातचीत की कूटनीति से रोका जा सकता है ताकि नुकसान हो ना। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति अहमद पुशकियान और यूएई लीडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के बीच रात में जो बातचीत हुई, यूएई के राष्ट्रपति ने कहा कि इस मुश्किल समय में ईरान और वहां के लोगों के साथ में हम खड़े हैं। नाह्यान ने यह भी कहा यूएई पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति और स्थिरता वापस लाने की कोशिश का समर्थन करता है। इसके लिए वो सभी पक्षों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं दोस्तों। मगर इससे पहले हमने आपको जैसा कि बताया कि ईरान का इजरायली मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान ने जिस तरीके से हमला करके तबाही मचाई, तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर जिस अंदाज में हवाई हमला किया, इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमन के बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इजरायली हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की दूसरी तरफ मौत भी हुई। दरअसल शादमानी ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर यानी कि सैन्य आपात कमान के हेड थे। उन्हें 4 दिन पहले यह पद दिया गया था, मगर इस पूरे हमले में इजराइल ने ईरान के सीडीएस को मार गिराया। इस बीच में जॉर्डन ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि हमले रुकने जरूरी हैं। जॉर्डन के किल अब्दुल्ला ने यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान पर इजरायली हमला इस इलाके यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव को खतरनाक तरीके से बढ़ा सकता है। वो कहते हैं कि इजराइल की आक्रामक कार्रवाइयों के बाद यह तय नहीं है कि युद्ध कहां तक जाएगा। ये संघर्ष हर जगह के लोगों के लिए एक खतरा है। तो एक ऐसी स्थिति जबकि इजराइल के खिलाफ ईरान ने खुले तौर पर ओपन वार का ऐलान कर दिया है, एक ऐसी स्थिति जिसमें फतेह मिसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मिसाइल की बारिश कर रहा है ईरान इजराइल पर। नुकसान दोनों तरफ है। जाहिर तौर पर तबाही ईरान में भी खूब मच रही है। जिस अंदाज में एक एक करके कई साइंटिस्टों को मारा गया, जिस तरीके से कई सैन्य प्रमुख अधिकारियों को इजराइल ने मारा, उसके जवाब में ईरान ने जिस किस्म का प्रहार इजराइल के ऊपर किया है, ये देख करके दुनिया सन्न है, क्योंकि दुनिया ने सोचा नहीं था कि शायद ईरान ऐसा कर सकता है। इसीलिए
डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह जा रहा है कि G7 समिट को छोड़ करके पहले ही वापस आ गए और आगे की रणनीति को लेकर के वो नई स्ट्रेटजी बनाने में लगे हैं। तो फिर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति होगी, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर और टसल को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।